गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टेस्ट भी हम लोग का हो चुका है, जिसमें कि लगभग 100 प्रश्नों का हम एक टेस्ट लिए थे, जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें हम लोग आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो आपका मेन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है या फिर सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र, तो इसके बारे में आज जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिवहन तंत्र, तो वो कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे बना होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला वो क्या है भाई, तो वो है परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। समझ गए ना, सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। अब देखो सब लोग ध्यान से समझो, आखिर सर्कुलेशन सिस्टम जो है इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको एक प्रोसेस के बारे में हम समझाते हैं, और उस प्रोसेस का नाम परिवहन या फिर परिसंचरण, ठीक है। देखिए प्रोसेस क्या है भाई, परिवहन, ठीक ना, परिवहन, या इसी को आपको क्या मिलेगा, परिसंचरण, परिसंचरण। और अगर प्लांट में इसी को पढ़िएगा तो इसको हम लोग संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं प्लांट में, तो प्लांट में इसको हम लोग संवहन कहते हैं। बाकी जो है मनुष्य में परिवहन या फिर परिसंचरण कहा जाता है। परिवहन का ही मेन दोनों आपका टाइप हो जाएगा, संवहन और परिसंचरण, ठीक ना। अब इसको हम लोग को समझना है कि आखिर ये परिवहन या परिसंचरण या संवहन होता क्या है। तो देखो, आपको हम बता दें कि जब भी हम लोग कोई भी जैविक क्रिया अपने बॉडी के अंतर्गत हमारे होता है, हमारे बॉडी के अंतर्गत, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जैविक क्रिया जब होता है, तो उस जैविक क्रिया को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंस जो सब्सटेंस है उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम आपको बताएं, तो जैसे मान के चलिए कि हमारे बॉडी में श्वसन की क्रिया करनी है, तो पिछले चैप्टर में आपको बताए थे कि श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी को किस पदार्थ की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। हम आपको बताए थे ना कि जब भी हम श्वसन की क्रिया करेंगे तो श्वसन की क्रिया करने के लिए हमारे बॉडी में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे बॉडी में श्वसन की क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब देखो, तो जो श्वसन की क्रिया हुई वो एक जैविक क्रिया थी, और उसके लिए मेन हम लोग को जरूरत किसका पड़ा, ऑक्सीजन का, ठीक ना। तो ऑक्सीजन एक उपयोगी पदार्थ है हमारे लिए, ठीक ना। तो समझो, जब भी हम कोई जैविक क्रिया करेंगे तो जैविक क्रिया के लिए ध्यान दीजिए, जैविक क्रिया के लिए उपयोगी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ। अब बात को समझिए, तो जब जैविक क्रिया आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी उपयोगी पदार्थ की जरूरत होगी। जैसे श्वसन की क्रिया में आपका ऑक्सीजन जरूरी था, ठीक, वैसे हर एक जैविक क्रिया के लिए आपके बॉडी में कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थों की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। तो ये समझ लिए। अब देखो, ये जो उपयोगी पदार्थ है तो ये आपके बॉडी में पहले से तो है नहीं, इसको आप कहां से लाइएगा, इसको आप बाहर से गेन करिएगा। जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को आप क्या करते हैं, वायुमंडल से लेते हैं, है ना। तो देखो, ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी जो सब्सटेंस है उसको क्या करिएगा, बाहर से लीजिएगा। तो जब आप बाहर से किसी पदार्थ को लेते हैं तो आपका जो मेन सिस्टम है जहां पे उस पदार्थ को ग्रहण किया जाएगा वहीं तक ना पदार्थ पहुंचेगा। जैसे आप ऑक्सीजन की बात करिएगा तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है नासिका के द्वारा खींचे उसको और जाकर के कहां रहता है, फेफड़ा के वायु कोष्टिका में, यहां तक पहुंचाता है मेन। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फिर उसको क्या करना पड़ता है, वहीं पे तो टोटल प्रोसेस नहीं हो जाएगा, उसको फेफड़ा में से निकाल के कहां ले जाना पड़ेगा, पूरे बॉडी के जितने भी कोशिकाएं हैं ना, उन सभी कोशिकाओं के पास में ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है। ये पिछले क्लास में आपको समझाया था ना कि जो आपका सब्सटेंस है उसको एक जगह रख के तो कोई काम होने वाला नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बॉडी के सभी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के पास में उन पदार्थों को पहुंचाना पड़ता है, ठीक ना, उन सब्सटेंस को पहुंचाना पड़ता है। तो वही बात है, समझिए आप लोग।
यानी कि कोई भी जैविक क्रिया जो है, तो जैविक क्रिया के लिए कुछ उपयोगी पदार्थों की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। और ये जो उपयोगी पदार्थ हैं, इन उपयोगी पदार्थों को कहां पहुंचाया जाता है डायरेक्ट, तो इन उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, ठीक ना। तो देखो क्या होगा, जैविक क्रियाओं के लिए उपयोगी पदार्थ को कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना एक प्रोसेस हो गया। क्या हुआ कि जो भी जैविक क्रिया के लिए उपयोगी पदार्थ था उसको बाहर से ग्रहण किया और कहां पहुंचाया, कोशिका में पहुंचाया, हम लोग पहुंचा दिए ना। अब देखो कोशिका में पहुंच गया, जैसे ही कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका में पहुंचने के बाद में उसको जो भी जैविक क्रिया में भाग लेना होता है वहां पे भाग लेता है। जैसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन को लिए, तो ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचने के बाद में जो कोशिकीय श्वसन होता है उस प्रोसेस में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। और पार्टिसिपेट करने के बाद में क्या होता है कि जब वो क्रिया पूरी होती है, जब वो प्रोसेस पूरा होता है, तो उस प्रोसेस के पूरा होने के बाद में उसमें से कुछ अवांछित, कुछ बेकार पदार्थ निकलते हैं जिनका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, कोई उपयोग नहीं होता है, समझ गए ना। जैसे देखो श्वसन की क्रिया जब होती है हमारे शरीर में, तो श्वसन की क्रिया के बाद में क्या होता है कि श्वसन की क्रिया जैसे ही खत्म होगी तो उसके बाद में एक गैस बनता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में उपयोग है तो नहीं है। तो इसी तरह से कोई भी जैविक क्रिया जब खत्म होगा तो उसके बाद में क्या बनेगा, कुछ मतलब बेकार के पदार्थ बनेंगे। तो उन बेकार पदार्थों को हम शरीर में तो नहीं रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं। तो फिर उन बेकार पदार्थों का क्या किया जाएगा, तो उन बेकार पदार्थों को फिर से माने शरीर के किसी उत्सर्जी अंग के पास पहुंचाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जैविक क्रिया के लिए उपयोगी पदार्थ को कोशिका तक पहुंचाना, और उसके बाद में क्या हुआ, कोशिका में निर्मित, कोशिका में निर्मित, हम बोले ना कि कोई भी जैविक क्रिया होगा तो कोशिका में कुछ बेकार पदार्थ निर्मित होंगे, ठीक ना। तो कोशिका में निर्मित बेकार पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, समझ गया ना। तो ये दो जो प्रोसेस है ना, ये दोनों को साथे में मिला देने पर क्या बनता है, परिवहन या परिसंचरण कहा जाता है, समझ गया ना। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि परिसंचरण क्या है, तो परिसंचरण का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो भी उपयोगी पदार्थ है तो उपयोगी पदार्थों को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक ना। तथा कोशिका में जैविक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित बेकार पदार्थों को वहां से निकाल करके और उत्सर्जी अंग के पास पहुंचाना। उत्सर्जी अंग के मतलब समझ रहे हो, जहां से आप बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसी का कहा जाता है उत्सर्जी अंग। जैसे नाक के माध्यम से आप क्या करते हैं, नाक के माध्यम से आप मेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो नाक आपका क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग होगा कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष में, ठीक इसी प्रकार से स्किन जो है, तो स्किन के माध्यम से आप क्या करते हैं, पसीना के रूप में जो भी आपका सॉल्टी जो सब्सटेंस जो अपशिष्ट आपके बॉडी में है, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप यहां से बाहर निकलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक मतलब एक उत्सर्जी अंग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है सिस्टम है, ठीक ना। तो क्या हुआ, उपयोगी पदार्थों को शरीर के सभी कोशिका तक पहुंचाना है और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से निकाल के उत्सर्जी अंग तक पहुंचाना। ये दोनों प्रोसेस जो है इसको मिला करके क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको साथ में मिला करके कहते हैं परिवहन या परिसंचरण तंत्र। क्लियर है सबका, सबको समझ में आ गया ना। अब देखो, अब इसके बाद में ध्यान देना है कि देखिए ये तो हम आपको परिवहन या परिसंचरण का डेफिनेशन बता दिए। अब देखो, अब सवाल यह है कि ठीक है परिवहन तो समझ गए, अब ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो देखिए परिवहन की क्रिया के लिए जो अंग तंत्र पाया जाता है ना, परिवहन का क्रिया जो हमारे शरीर में होता है, तो हमारे शरीर में परिवहन की क्रिया के लिए जो एक विशेष प्रकार का सिस्टम कार्य करता है, तो उस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र। उसी को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। समझ गए ना। हमारे शरीर में परिवहन या परिसंचरण की क्रिया के लिए, पदार्थों के परिवहन के लिए जो विशेष प्रकार का अंग तंत्र पाया जाता है, उस अंग तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से समझो कि परिवहन तंत्र जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है।
परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होता है भाई? तो परिवहन तंत्र 2 प्रकार के होता है, ये भी आप समझ लीजिए। परिवहन तंत्र कितने प्रकार के? तो परिवहन तंत्र 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। कौन कौन? तो देखो, एक जो है उसको हम लोग कहते हैं खुला परिवहन तंत्र। पहले एक और चीज यहां पे समझिए लो, तब जाके इसको लिखना है। देखिए, परिसंचरण तंत्र। अब देखो, परिसंचरण तंत्र जो है ये तो हो गया पूरा ओवरऑल, लेकिन जब हम लोग कुछ जंतुओं के बारे में बात करेंगे तो जंतुओं में मेन जो पदार्थों का परिवहन होता है वो रक्त के माध्यम से होता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में जो भी पदार्थ का परिवहन होगा वो किसके माध्यम से होगा? रक्त के माध्यम से। जैसे पिछले क्लास में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हम बता रहे थे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम बताए थे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रक्त में घुल करके और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक। यह आपको बताए थे। तो ठीक इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ जो है जब उसको शरीर के अन्य कोशिकाओं में जाना होता है तो वो किसके माध्यम से जाता है? रक्त के माध्यम से जाता है हमारे शरीर में, ठीक ना। तो जब भी पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से किया जाएगा तो उसके लिए जो सिस्टम यूज किया जाएगा तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रक्त परिसंचरण तंत्र। समझ गया ना। यानी कि देखिए, जो भी आपके जंतु पाए जाते हैं ना, तो जंतु में पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जंतुओं में पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, और इसीलिए इस परिसंचरण तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं या रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं, ठीक ना। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखिए, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र आप देख रहे हैं, इसमें एक और प्रश्न पूछता है कि भैया एक खोज कौन किया था? कि जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया? तो आपको ध्यान देना है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है विलियम हार्वे, ठीक ना, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, और इसीलिए जो विलियम हार्वे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं, ठीक ना। ये चीज ध्यान देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्या बताए हम? कि हमारे बॉडी में उपयोगी पदार्थों को शरीर के कोशिका तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से निकाल के उत्सर्जी अंग तक पहुंचाना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। बताया ना। इसके बाद में क्या बताया कि परिवहन की क्रिया करने के लिए जो विशेष प्रकार का सिस्टम हमारी बॉडी में कार्य करता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आपको क्या बताया भाई? तो इसके बाद में आपको बताया कि जब हम लोग जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं में पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, इसीलिए इनमें जो आपका सिस्टम पाया जाता है परिवहन के लिए, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बाद में क्या बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो इसकी खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। और चूंकि विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, इसीलिए हम लोग विलियम हार्वे को क्या कहते हैं? तो विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इनको कहा जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपको समझाते हैं हम। देखो, अब जो है मेन आपको टाइप बता रहे हैं कि आखिर रक्त परिसंचरण तंत्र कितना टाइप का होता है। तो ध्यान दीजिए, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक आपका हो जाएगा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या होता है बाबू? एक होता है आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और दूसरा का जो है इसी को हम लोग कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। समझ गए ना। देखिए, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है आपके शरीर में, तो रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, जिसमें से एक होता है आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इन दोनों की खूबसूरती समझिए क्या है। देखो, जब आप खुला रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करिएगा ना, तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे कि अगर हम लोग अपने बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारे बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट में से कुछ जो है नसें निकली होती हैं जिसे हम लोग धमनी कहते हैं। तो उस धमनी के माध्यम से
जो रक्त है, जो ब्लड है, वो क्या होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, ठीक। और वापस से ब्लड को जब हार्ट में लाना होता है, तो वापस से ब्लड को हार्ट में लाने के लिए भी इसमें एक जो है कुछ नसें पाई जाती हैं, जिनको हम लोग सिरा कहते हैं। तो उन सिराओं के द्वारा क्या किया जाता है, वापस लाया जाता है। यानी कि हमारे बॉडी में आप क्या देख रहे हैं कि जो मनुष्य है, तो मनुष्य के बॉडी में क्या होता है कि मनुष्य के बॉडी में ब्लड को, जो हार्ट है, हार्ट से, हृदय से डायरेक्ट जो है ऊतकों में नहीं भेज दिया जाता है, नलिकाओं के माध्यम से, रक्त वाहिनी के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन कुछ जो जीव होते हैं, तो कुछ जीवों में क्या होगा कि हृदय से रक्त को सीधे जो एकदम फव्वारे के रूप में, जैसे फव्वारा मारा जाता है ना, फचाक से एकदम, तो वैसे फव्वारे के जैसा क्या किया जाता है कि रक्त को निकाल करके और हार्ट से एकदम पंप कर दिया जाता है, जो ऊतक है और जो अंग है, अंगों में पंप कर दिया जाता है, ठीक ना। तो देखो ध्यान दो, जब भी ध्यान दीजिए, जब भी हृदय जो है, तो हृदय से जब रक्त को क्या किया जाएगा, जब हृदय से रक्त को सीधे ऊतकों में भेज दिया जाएगा, सीधे ऊतक और अंग में भेज दिया जाएगा, ऊतक और अंग में जब भेजा जाएगा, अंग में भेजा जाएगा, देखिए भेजा जाता है, जब हृदय से जब रक्त को क्या किया जाएगा, जब हृदय से रक्त को सीधे एकदम पंप कहां कर दिया जाएगा, बिना रक्त वाहिनी के। देखो, जब बिना रक्त वाहिनी के, बिना किसी नस उसमें भेजे हुए हृदय से रक्त को कहां भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट पंप कर दिया जाएगा, जो मतलब मेन, जो मतलब अंग है, जो अंग है, तो अंगों में जब डायरेक्ट पंप कर दिया जाएगा, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब मतलब रक्त वाहिनी के माध्यम से भेजा जाएगा, रक्त वाहिनी के माध्यम से, रक्त वाहिनी के माध्यम से, रक्त वाहिनी के माध्यम से जब रक्त को अंगों में भेजा जाएगा, ठीक ना, अंगों में भेजा जाता है। देखो बाबू ध्यान से समझो, जब रक्त को डायरेक्ट पंप किया जाएगा ना शरीर में ना, डायरेक्ट बॉडी के अंग में पंप कर दिया जाएगा, तो उसे कहेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन जब ब्लड को डायरेक्ट पंप ना करके क्या किया जाएगा, एकदम पाइप लगा के भेजा जाएगा, ठीक ना, पाइप लगा के भेजा जाएगा, तो पाइपवा क्या है आपका, रक्त वाहिनी, तो पाइप लगा के सब अंग में सप्लाई किया जाएगा, तो ओकरा क्या किया जाएगा, ओकरा कहा जाएगा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब जैसे उदाहरण से समझो, एक जगह मान के चलो तुम बोरिंग चला दिए खेता में, ठीक ना, बोरिंग चलाए, अब बोरिंग चला के ओकर पानी भव फेंक रहा है, और एकदम डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दिए, तो ऐसे ही छोड़ दिए तो पूरा एकदम खुला, जेने मन करे उन्हें बह रहा है, तो जेने मन करे उन्हें बह रहा है, तो ओकरा क्या कहोगे तुम, उसको कहोगे खुला जो है बोरिंग तंत्र, उसमें रक्त थोड़े बह रहा है, खुला बोरिंग तंत्र। लेकिन उसी का करता है कोई लोग ना, कि जहां खेत, अब जैसे देखो इसमें इधर उधर पानी के बहने का जो है खतरा रहता है अगर खुला बोरिंग से छोड़ दीजिएगा तो। लेकिन कुछ लोग चालाक होता है, वो क्या करता है कि हमारा खेत में भेजना है तो हम अपने खेत में खाली भेजेंगे, तो अपना खेत में भेजने के लिए क्या करता है, तो उसमें पाइप जोड़ देगा, बोरिंग के मुंह पे क्या बांध देगा, पाइप, और पाइप के माध्यम से अपने खेत तक पहुंचा देगा, और जितना जोना खेत में पहुंचाना होता है ना, पाइपों के माध्यम से पहुंचा देता है, ठीक। तो जब वो पाइप के माध्यम से पहुंचा रहा है, तो क्या कर रहा है, वो खुला में तो छोड़ नहीं रहा है पानी को, तो खुला में जब नहीं छोड़ा, उसको बंद कोयले पैक कोयले अंदर एकदम पहुंचा दिया हर एक खेत में, तो ओकरा के तुम क्या कहोगे, बंद बोरिंग तंत्र कहोगे। तो उसी प्रकार से जब डायरेक्ट हृदय में से निकला, हृदय को बोरिंग मान लो, हृदय में से डायरेक्ट पंप मार दिया, कहां, हृदय में से डायरेक्ट पंप मार दिया अंग में, ठीक ना, एकदम पूरा जैसे फव्वारा टाइप के, तो उसको तुम क्या कहोगे, उसे कहोगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन हृदय में से डायरेक्ट पंप न मार करके वो क्या करेगा, हृदय में से डायरेक्ट पंप न मार करके उसको आराम से मतलब रक्त वाहिनी में पहले भेजेगा कि लीजिए आप जो है पहुंचा के आइए, तो रक्त वाहिनी में भेजेगा, और रक्त वाहिनी ले जाके हर एक कोशिका और ऊतक के पास में पहुंचाएगी जब रक्त को, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसा कि आप लोग देख लिए कि इसमें क्या होता है, रक्त वाहिनी के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो यहां पे प्रश्न बनेगा कि कौन रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है। तो देखो, जो तुम्हारा यहाँ पे खुला वाला है, तो खुला वाला रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनी जो है ये नहीं पाई जाती है, जबकि जो बंद वाला है इसमें रक्त वाहिनी जो है ये क्या होगी, रक्त वाहिनी इसमें उपस्थित होती है। समझ गया ना। तो ये भी चीज ध्यान रखना है,
खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनी की कोई जरूरत नहीं है, ब्लड वेसल्स का। लेकिन बंद वाला में क्या है, ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो रक्त को भेजा जा रहा है, जो ब्लड को भेजा जा रहा है, वो किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही भेजा जा रहा है। और इसलिए इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है। तो कौन नाम ब्लड वेसल्स नहीं जरूरत पड़ेगा, तो ओपन वाला में। कौन नाम ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ेगी, तो क्लोज वाला में। ठीक ना, ये चीज समझ में आ गया ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल्स भी पूछता है। तो देखिए जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये आपका हो जाता है तिलचट्टा में, ठीक ना। तो जो तिलचट्टा हो गया, जो मकड़ी हो गई, तो तिलचट्टा मकड़ी सब में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन अगर बंद पूछे, तो जैसे आप देख रहे हैं मनुष्य या फिर जो अन्य स्तनपाई है ना, स्तनपाई, तो मनुष्य और अन्य स्तनपाई जो है, जो बड़े जो विकसित जो जीव होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें आपका पाया जाता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अगर आ गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में हम इससे आगे बताएंगे आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई। चलिए अब जो है इससे आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। देखो बाबू, अब जो है, अब हम आपको इससे आगे का जो कहानी है वो आपको हम समझाते हैं। ध्यान से समझो सब लोग, देखो देखो सब लोग ध्यान से। अब हम बात करते हैं मनुष्य के बारे में, क्योंकि मेन हम लोग का फोकस किसके ऊपर रहने वाला है, मनुष्य के ऊपर। तो मनुष्य की अगर बात करें, तो मनुष्य में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो मनुष्य में पाया जाता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मनुष्य में क्या पाया जाता है, तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर है। जब मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, तो मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये क्लियर है ना सबका। अब देखो आगे, देखो होता क्या है कि अब ये भी पूछता है कि ठीक है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है मनुष्य में, तो ये बना कैसे होता है। तो देखो आपको ध्यान देना है कि जब भी मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र की बात आएगी, तो इसके मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 गो होते हैं। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के मेन कंपोनेंट क्या होगा बाबू, तो ये 3 गो होता है। कौन कौन, तो एक होता है आपका यहाँ पे हृदय, एक कौन होता है, हृदय होता है। एक होता है आपका यहाँ पे रक्त, और जो आपका तीसरा होता है वो होता है आपका यहाँ पे रक्त वाहिनियां। ठीक ना, यानी कि देखिए हृदय को हार्ट, रक्त को ब्लड, और ये क्या हो जाएगा आपका ब्लड वेसल्स। तो जब भी आपसे पूछे कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के मेन जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो कौन कौन से होते हैं, तो 3 गो। कौन कौन, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो इसके बाद में, अब देखिए अब क्या है कि अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो मेन हम लोग का यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, हार्ट है। तो हार्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। हार्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो हार्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ब्लड के बारे में, और ब्लड के बारे में देखने के बाद में क्या देखेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक ना, तो ये जो है तीनों के बारे में पहले हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, और तब जाके हम लोग समझेंगे कि आखिर जो मेन सर्कुलेशन प्रोसेस है, वो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, किस प्रकार से हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंस है उनको बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाया जाता है, और फिर वहां से जो अनयूजुअल जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनको वहां से निकाल करके और कैसे बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है अब हम लोग को यहाँ पे बारी बारी से सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे हार्ट जो देख रहे हैं, तो हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में पढ़ना। देखो इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, एक अब हेडिंग दे देते हैं हार्ट, हृदय, और इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। इसको मिटा दो। देखो ध्यान दो, अब जो यहाँ पे है हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, तो हम लोग को पढ़ना है हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में पढ़ना है, हृदय के। ठीक ना, देखिए हृदय के बारे में आपको ध्यान देना है कि ये क्या है भाई, तो एक कोमल होता है, इसके बाद में मांसल होता है,
और आपको ध्यान देना है कैसा होता है, तिकोना होता है। तिकोना मतलब क्या, सिंघाड़ा उंघाड़ा देखे हो इसी टाइप के तिकोना होता है। तो कोमल मांसल तिकोना एक मुलायम जो है एक संरचना होता है, समझ गए ना, मांसल संरचना होता है। देखो इस प्रकार से इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है कुछ, ठीक है। सब लोग एकदम ध्यान से समझते जाइए, आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह से जो है हार्ट का फिगर होता है, समझ गए ना बाबू, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके हार्ट का फिगर होता है। देखिए तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो ऊपरवा वाला पार्ट है ना वो क्या है, चौड़ा है, और नीचवा वाला क्या है, चपटा है। तो ऊपर वाला चौड़ा और नीचे वाला चपटा होने का मतलब क्या हुआ कि कैसा हो गया, तिकोना हो गया कि नहीं स्ट्रक्चर। तो हृदय का स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू, तो हृदय का स्ट्रक्चर जो है ये कैसा होता है, तिकोना होता है। समझ गए ना सब लोग। देखो हृदय का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये तिकोना होता है। सब लोग ध्यान से समझिए, हो गया। अब देखो पहला नंबर ये पूछेगा कि हृदय का संरचना कैसा होता है, तो हृदय का संरचना होता है तिकोना। तिकोना समझ गए ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो हृदय है तो हृदय का मतलब हृदय जो है, हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। हृदय किस में बटा होता है, तो हृदय जो है ये 4 कोष्ठों में बटा होता है। यहां पर लिखते जा रहे हैं कोष्ठ जो है, कोष्ठ कितने होते हैं इसमें, तो कोष्ठ इसमें होते हैं 4 को। हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं बाबू, तो ये हृदय में कोष्ठ होते हैं 4 को। कौन कौन, तो देखो ये वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं यहां पर बायां आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं हम लोग बायां आलिंद। ये निचवाला जो है इसको कहते हैं बायां निलय। क्या कहते हैं, इसको बायां निलय कहते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं इसके अपोजिट मार दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दायां आलिंद, ठीक ना, दायां आलिंद। और ये वाला जो इसको क्या कहिएगा, इसको कहिएगा आप दायां निलय। तो इस प्रकार से आपके जो मनुष्य होता है, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो ये टोटल 4 होते हैं, जिसमें से 2 गो निलय होता है और 2 गो क्या होता है, आलिंद होता है, ठीक ना। आलिंद कौन कौन, तो बायां आलिंद और दायां आलिंद। ठीक इसी प्रकार से निलय भी 2 गो कौन कौन, तो बायां निलय और दायां निलय। ये कोष्ठ सबका क्लियर है। अब देखो बाबू आगे देखते हैं। इसके बाद में देखिए ये जो आप देख रहे हैं, तो हृदय जो है, हृदय में 4 कोष्ठ है और चारों कोष्ठ जो यहां पर देख लीजिए ये 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक तरफ 2 गो कोष्ठ और एक तरफ 2 गो कोष्ठ। तो हृदय जो है, हृदय को दाएं और बाएं भाग में बांटने के लिए, यहां पर देख रहे हैं ना कि ये आपका दायां भाग और ये बायां भाग, तो हृदय को दाएं और बाएं भाग में बांटने के लिए एक मांसल पट्टी पाई जाती है, ठीक ना। एक क्या पाई जाती है, एक मांसल, एक पेशीय पट्टी पाई जाती है। देख रहे हैं ना, ये पेशीय पट्टी पाई जाती है। और ये जो पेशीय पट्टी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग सेप्टम। इसे क्या कहते हैं बाबू, इसे सेप्टम कहते हैं। सेप्टम क्या है भाई, ये एक पेशीय पट्टी है। क्या है, पेशीय पट्टी है जो क्या करती है, हृदय को बाएं और दाएं भाग में बांटती है। क्लियर है ना, हृदय को 2 भागों में बांटती है। तो हृदय के 2 भागों में बांटने के लिए जो पट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये क्लियर है। अब देखो ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। सेप्टम के कितने पार्ट होते हैं, 2 गो पार्ट। देखो ये क्या कर रहा है, इसको समझो पहले पहले। सेप्टम क्या कर रहा है, सेप्टम जो है ये दोनों आलिंद को भी बांट रहा है, बांट रहा है ना। सेप्टम जो है ये क्या कर रहा है, दोनों आलिंद को भी बांट रहा है, ठीक, और दोनों निलय को भी बांट रहा है। तो जब सेप्टम दोनों आलिंद को बांटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब दोनों आलिंद को बांटेगा ऊपरवा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अंतरा आलिंद। अंतरा आलिंद, अंतरा आलिंद भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको अंतरा आलिंद भित्ति कहते हैं। जब सेप्टम दोनों आलिंद को बांटेगा तब जाके इसको हम लोग, जब तक ये दोनों आलिंद को बांट रहा है तब तक इसको क्या कहते हैं, अंतरा आलिंद भित्ति कहते हैं, ठीक है। और जब ये सेप्टम दोनों निलय को बांटता है तब इसको क्या कहते हैं, इसको अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको अंतरा निलय भित्ति कहते हैं। क्लियर है ना। तो जब सेप्टम आपका दोनों आलिंद को बांट रहा है तब इसको क्या कर रहे हैं, अंतरा आलिंद भित्ति। और जब ये दोनों निलय को बांट रहा है तब इसको क्या कर रहे हैं, अंतरा निलय भित्ति। और ये पूरा जो ये पट्टी देख रहे हैं पूरा को मिला के एक के साथ क्या कर रहे हैं, सेप्टम कह रहे हैं। क्लियर है ना सबका। अब देखो आगे देखो, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से,
ध्यान से समझिए, इन दोनों को तो बंटवा दिए। अब देखो, ये बाया अलिंद और ये बाया अलिंद और ये बाया निलय, ठीक। तो आखिर ये पता कैसे चलेगा कि कहां से कहां तक बाया अलिंद है और कहां से कहां तक बाया निलय है? तो इसके लिए भी यहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखो देखो, ये अब सवाल ये है कि आखिर बाया अलिंद जो है, बाया अलिंद इसमें कैसे खुलेगा? तो बाया अलिंद जो है यहां पर एक छिद्र होता है और छिद्र के द्वारा इसमें खुलता है। यानी कि बाया अलिंद जो है, बाया अलिंद बाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है और इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बाया अलिंद निलय छिद्र। क्या कहते हैं बाबू? इसको बाया अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। बाया अलिंद बाएं निलय में एक छिद्र के माध्यम से खुलता है और उस छिद्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाया अलिंद निलय छिद्र, ठीक है। अब देखो, ये जो बाया अलिंद निलय छिद्र है ना, यहां पर एक कपाट पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। और कपाट क्या करता है? जब अलिंद में से रक्त निलय में आएगा तो खुल जाएगा, और जैसे ही रक्त निलय में आ जाता है इसके बाद में ये कपाट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और पूरा ऐसे चपक जाता है, ठीक ना। और जब चपक जाएगा तो नीचे निलय में से रक्त को ऊपर नहीं जाने देगा, समझ गए ना। तो ये जो कपाट पाया जाता है, उस कपाट को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस कपाट को कहते हैं यहां पर द्विदली कपाट। क्या कहते हैं इसको? द्विदली कपाट कहते हैं, समझ गए ना। तो अगर आपसे पूछे कि द्विदली कपाट कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, द्विदली कपाट कहां पाया जाता है? तो द्विदली कपाट आप देख रहे हैं ना, बाया अलिंद निलय छिद्र पर द्विदली कपाट पाया जाता है। क्लियर है सबका? अब देखो आगे, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जैसे यहां पर बाया अलिंद निलय छिद्र है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर जब आइएगा तो यहां पर पाया जाता है दाया, देखिए दाया अलिंद निलय छिद्र। यहां पर क्या पाया जाता है बाबू? यहां पर पाया जाता है दाया अलिंद निलय छिद्र। यहां पर क्या पाया जाता है? दाया अलिंद निलय छिद्र। अब देखो, ये जो दाया अलिंद निलय छिद्र है ना, तो छिद्र तो हो गया। अब इस छिद्र को भी बंद करने के लिए, ये वाला जो होल है इसको भी बंद करने के लिए क्या पाया जाता है? यहां पर एक कपाट पाया जाता है जो क्या करेगा? रक्त को ऊपर जाने से रोकेगा, ठीक ना। तो यहां जो कपाट पाया जाता है, इस कपाट को हम लोग कहते हैं त्रिदली कपाट। क्या कहते हैं इसको? त्रिदली कपाट कहते हैं, समझ गए ना। एकरा क्या कहते हैं? त्रिदली कपाट। तो इतना समझ में आ गया। जो बाया अलिंद है, तो बाया अलिंद बाएं निलय में एक छिद्र के माध्यम से खुलता है और उस छिद्र को कहते हैं बाया अलिंद निलय छिद्र, ठीक। बाएं अलिंद निलय छिद्र पर एक कपाट पाया जाता है और उस कपाट को कहते हैं द्विदली कपाट। और इस द्विदली कपाट का और त्रिदली कपाट का काम क्या है? तो देखो, प्रश्न आपसे पूछेगा कि बाएं निलय से रक्त को बाएं अलिंद में जाने से कौन रोकता है? तो द्विदली कपाट। ऐसे प्रश्न बनेगा, दाएं निलय से रक्त को दाएं अलिंद में जाने से कौन रोकता है? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका त्रिदली कपाट। इतना सबका क्लियर है ना? सबका क्लियर है? अब देखो, इसके बाद में आपको ध्यान देना है, ये तो हम आपको समझा दिए पूरा। इसके बाद में देखिए, अब जो है आपको ध्यान देना है, त्रिदली द्विदली कपाट भी बता दिए। अब देखो, इसके बाद में ध्यान दो, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर एगो सिरा आके जुड़ता है, ठीक ना, सिरा। और इस सिरा को हम लोग कहते हैं यहां पर फुफ्फुस सिरा कहते हैं। एकरा क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा। अब ध्यान से समझो, फुफ्फुस सिरा क्या है। देखो, फुफ्फुस सिरा जो है यहां से आता है और ये फेफड़ा में जुड़ा होता है। तो फेफड़ा में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो उस शुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यही फुफ्फुस सिरा करता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हृदय में फेफड़े से शुद्ध रक्त को कौन लाता है, या फिर फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय में कौन पहुंचाता है? तो कौन हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। ये क्या करता है कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाता है, समझ गए ना। अब देखो, और इधर जो है यहां पर देखिए, यहां पर दूधू को पाया जाता है और ई दोनों जो है, ई दोनों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो ई दोनों को कहते हैं महाशिरा। ई दोनों क्या कहते हैं? महाशिरा, ठीक ना। हेकरो के दोनों के महाशिरा कहते हैं। तो जो महाशिरा है, ये महाशिरा के कार्य क्या है फिर? तो देखो, जैसे यहाँ शुद्ध रक्त हृदय में लाया ना, हृदय के बाएं अलिंद में, यह भी पूछेगा कि फुफ्फुस सिरा के द्वारा
जो शुद्ध रक्त है उसको हृदय के किस भाग में पहुंचाया जाता है? तो बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। समझ गए ना? फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त को कहां पहुंचाया जाता है? हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। ठीक, अब देखो, तो जैसे ही शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में पहुंचा रहा है, ठीक ना, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा बॉडी है, तो बॉडी में जो ब्लड है वो क्या हो गया है? पूरा इधर वाला पार्ट में जो अंग और उत्तक है उनमें ये ब्लड क्या हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक ना, विऑक्सीजनित हो गया है, अशुद्ध हो गया है। तो उस अशुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में से खींच खांच के और फिर से हृदय में पहुंचाया जाएगा और फिर हृदय से फेफड़ा में, ठीक ना। तो उस अशुद्ध रक्त को खींच खांच के लाके और हृदय में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो यही महाशिरा करता है, ठीक ना। तो महाशिरा का कार्य क्या है? महाशिरा अशुद्ध रक्त को खींच खांच के पूरे बॉडी में से लाके और कहां भेजेगा? हृदय के दाएं आलिंद में भेजेगा। क्लियर है ना? अशुद्ध रक्त को खींच के कहां भेजेगा महाशिरा? तो दाएं आलिंद में भेजता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में आगे देखिए, इसके बाद में देखो, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहां से एक आपका निकलता है धमनी, यहां से भी एक धमनी निकलता है। देखिए, यहां से ऐसे एक धमनी निकलता है, ठीक ना। यहां से क्या होता है बाबू? ये जिगिया से आपका एगो धमनी निकलता है, ठीक ना, ऐसे। तो देखो, यहां से एगो धमनी निकल गया, ऐसे निकल गया। और ठीक इसी प्रकार से ये जो पार्ट है, तो यहां से भी क्या होता है? एगो धमनी निकलता है ऐसे, ठीक ना। तो देखो, ई वाला धमनिया जो है ना, ई वाला धमनिया इधर से ऐसे निकल गया, ऐसे, और हाई जो है इधर से ऐसे निकल गया, ई वाला। तो देखो, ये जो है ये मेन आपका कहां से स्टार्ट हुआ? हाई से स्टार्ट हुआ है और यहां से ये ऐसे निकला है, हाई से। तो ये कहां से निकला? इस शुद्ध में से निकला है ना। तो देखो, बायां निलय जो है, तो बायां निलय के कौन कोना है? तो बायां निलय के दाहिना कोना है, बायां निलय के दाहिना कोना। तो बाएं निलय के ऊपरी दाएं कोने से एक चाप निकलता है और इस चाप को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस चाप को हम लोग कहते हैं महाधमनी चाप। क्या कहते हैं बाबू? इसको महाधमनी चाप कहते हैं। एकरा क्या कहते हैं? महाधमनी चाप कहते हैं। और यही महाधमनी चाप जो है आगे की तरफ बढ़ करके और महाधमनी बन जाती है और फिर आगे और बढ़ करके धमनी में बढ़ जाती है। और ये महाधमनी करती क्या है? तो महाधमनी जो यहां से शुद्ध रक्त को निकाल करके शरीर में प्रवाहित करती है। समझ गए ना? तो आपसे पूछे कि शरीर में शुद्ध रक्त को किसके माध्यम से भेजा जाता है? महाधमनी या फिर धमनी के माध्यम से। ठीक, अब देखो, ई वाला जो पार्ट है, यहां पर ध्यान देना है कि ई जो है यहां से ऐसे निकला और यहां से फिर क्या हो गया? ऐसे निकल गया। तो ई वाला जो फेफड़ा से जाकर जुड़ा होता है, इसीलिए एकरा के क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको फुफ्फुस धमनी चाप कहते हैं। एकरा क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी चाप कहते हैं। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि फुफ्फुस धमनी चाप जो है ये कहां जाता है? तो फुफ्फुस धमनी चाप किससे जुड़ा होगा? जहां फुफ्फुस शब्द आ गया उसका मतलब क्या? फेफड़ा से जुड़ा है। तो फुफ्फुस धमनी चाप क्या करता है? फुफ्फुस धमनी चाप फेफड़ा से जुड़ा होता है। और देखो, ये कहां से निकल रहा है? ये अशुद्ध जो पार्ट है वहां से ना, ये दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को निकाल के और कहां पहुंचाएगा? तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को निकाल के पहुंचाता है फेफड़ा में। समझ गए ना? तो फेफड़े में दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को निकाल के और फेफड़े में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ये करेगा आपका यहाँ पे फुफ्फुस धमनी चाप। क्लियर है इतना? आप समझ में आ गया इतना ना? अब देखो, थोड़ा सा और आपको एक दो चीज हम आपको बता दे रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि हृदय जो है, तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन पूछे तो इसको कहते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं बाबू एकरा के? हृदय के अध्ययन को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। इसके बाद में पूछता है कि हृदय का उपचार करने वाले जो चिकित्सक होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। एकरा क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखो, हृदय के उपचार करने वाले जो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। जबकि हृदय के उपचार करने वाले जो डॉक्टर है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप देख पा रहे हैं दाहिना जो आपका पार्ट है, दाहिना जो आपका ये आलिंद है, तो यहां पर एक जैसे कि पेशी पाया जाता है, हृदय पेशी पाया जाता है। कैसा पेशी? हृदय पेशी। और ये जो हृदय पेशी है इसको हम लोग कहते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। एकरा क्या कहते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड, या फिर इसी को SA नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? SA नोड, या इसी को हम लोग कहते हैं पेस
मेकर कहते हैं, ठीक है ना, पेस मेकर। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका पेस मेकर जो है या फिर एसए नोड जो है या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड जो है, इसका कार्य क्या है। देखो जो हृदय में आप देखिएगा तो हृदय में क्या होता है, हृदय धड़कता है, ठीक ना, यानी कि इसमें संकुचन होता है फिर शिथिलन होता है, माने सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, ठीक ना। तो इसमें जो संकुचन और शिथिलन हो रहा है, तो उस संकुचन और शिथिलन को प्रेरित करने के लिए हल्का हल्का मंद विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, और उस हल्के मंद विद्युत धारा के द्वारा ही क्या होता है, उस हल्के मंद विद्युत धारा के कारण ही हृदय के वेश्म में संकुचन और शिथिलन होता है, संकुचन और शिथिलन होता है। तो हृदय के वेश्म में होने वाले संकुचन और शिथिलन जो है ये एक मंद विद्युत धारा के कारण ये उत्पन्न होता है, और ये मंद विद्युत धारा प्रवाहित कहां से किया जाता है, तो ये मंद विद्युत धारा उत्पन्न होता है आपका साइनो ऑरिकुलर नोड में, ठीक ना, साइनो ऑरिकुलर नोड में। और ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस ए नोड भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर जो ये कृत्रिम डिवाइस है, देखो जब हृदय बढ़िया से वर्क नहीं करता है तो इसको कृत्रिम तरीके से जो है लगाया जाता है जो साइनो ऑरिकुलर नोड के जगह पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेस मेकर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा, सबको बुझा गया है ना, सबको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो बाबू जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आज के वीडियो में पूरा हम लोग का हार्ट ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रक्त के बारे में पढ़ेंगे, और रक्त के बारे में पढ़ने के बाद में फिर हम लोग का जो है रक्त वाहिनी, और फिर मतलब लगभग 4 या 5 क्लास होगा पूरा इसमें, और इसके बाद में ये चैप्टर भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हृदय के बारे में। आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।